गुड मॉर्निंग क्लास। स्टडी पोर्टल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त गौरव और हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर साइंस। ठीक है, तो साइंस के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री व फिजिक्स और हम इनको बारी बारी से पढ़ते जा रहे हैं। तो आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री अर्थात रसायन विज्ञान का एक टॉपिक, एक नया टॉपिक। ठीक है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इससे शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि स्टडी पोर्टल पे आपको विभिन्न एग्ज़ाम्स जैसे KBS, NBS, CTET, UTET, DSSB और आपके SSC बैंकिंग, इन सभी एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स उपलब्ध हैं। साथ के साथ प्रिंटेड नोट्स अगर आप लेना चाहें वो भी आप ले सकते हैं। उसके लिए आपको इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस पर आप कांटेक्ट करके प्रिंटेड नोट्स को ले सकते हैं। ठीक है, बाकी साइंस के नोट्स मैं आपके लिए इस तरीके से बना रहा हूँ, ये इस तरीके से प्रिंटेड नोट्स तैयार कर रहा हूँ और आप इसको भी मंगाना चाहें तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो साइंस की भूमिका आपको पता है कि आजकल हर एक एग्ज़ाम में, जो भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, इन सभी में साइंस लगभग आती ही है। साइंस मतलब जनरल साइंस, ठीक है ना, इससे संबंधित क्वेश्चंस आते हैं। तो इसीलिए हम साइंस को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, KBS वगैरह के लिए भी और बाकी सभी टीचिंग जो एग्ज़ाम्स हैं उसके लिए साइंस बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अब बिना किसी टाइम को बर्बाद किए हुए। तो चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विलयन या सॉल्यूशन। विलयन या सॉल्यूशन। तो भाई विलयन या सॉल्यूशन क्या होता है कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि विलयन एक चीज के बारे में वो अभी आएगी, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांग मिश्रण। ठीक है, समांग का मतलब होमोजीनियस। तो भाई होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस जो मिक्सचर है उसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया है कि होमोजीनियस क्या होता है। होमोजीनियस वे मिक्सचर होते हैं जो आपस में एक दूसरे से इस प्रकार मिल जाते हैं कि उसमें जो है संघटक कण कौन किस चीज का है उसको अलग करना पॉसिबल नहीं होता है। जैसे कि अगर मैं चीनी को पानी में घोल दूं तो हम उसके बाद ये नहीं बता सकते हैं कि कौन सा पार्टिकल किस चीज का है। दूसरी तरफ जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं वो मैंने आपको बताया था कि किस तरीके, जैसे कि रेत में अगर मैं नमक मिला दूं या नमक में बालू मिला दूं तो वो क्या होगा, मिश्रण तो बनेगा लेकिन वो कैसा होगा, आपस में कभी भी एक समान नहीं होगा, उसको हम क्या कहेंगे, हेट्रोजीनियस। तो जो होमोजीनियस मिक्सचर है, दो या दो से अधिक पदार्थों का, वो ही आपस में क्या बनाता है, विलयन या सॉल्यूशन बनाता है। ठीक है, तो आप समझ गए हैं। इसका एग्जाम्पल में आप वही लिख लीजिए, उदाहरण नमक या चीनी का जल में विलयन। ठीक है, जल में विलयन। ठीक है, तो ये है आपके विलयन या सॉल्यूशन। अब हम बात करेंगे कि इसमें दो चीजें आती हैं इंपॉर्टेंट। जब हम विलयन पढ़ते हैं तो उसके अंतर्गत उसके जो घटक दल है या उसके जो पार्टिकल्स हैं उसमें दो चीजें आती हैं। पहला आता है विलायक, जिसको आप कहते हैं सॉल्वेंट। ठीक है, और दूसरा आता है विलेय, जिसको आप कहते हैं सॉल्यूट। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, ये पता होना जरूरी। तो भाई विलयन में, सॉल्यूशन में जो भी पदार्थ अधिक मात्रा में उपस्थित होता है, ज्यादा मात्रा में उपस्थित होता है, वो विलायक या सॉल्वेंट कहलाता है। अधिक मात्रा में उपलब्ध, जो ज्यादा मात्रा में उपलब्ध होगा वो क्या कहलाएगा, आपका विलायक या सॉल्वेंट कहलाएगा। और जो कम मात्रा में उपलब्ध होगा
वो विलेय या सॉल्यूट कहलाएगा। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल के तौर पे एक सॉल्यूशन बनाऊं जिसमें कि मैं क्या करूं, एक 1 ग्राम जो नमक को 1 लीटर पानी में घोल दूं, तो यहाँ पर जो जो ज्यादा मात्रा में अमाउंट है वो कौन सा है, वाटर या पानी है, तो वो क्या कहलाएगा, सॉल्वेंट या विलायक कहलाएगा। और जो उसमें हमने मिलाया वो कम मात्रा में है, कम अमाउंट में है, तो वो क्या कहलाएगा, विलेय या सॉल्यूट कहलाएगा। ठीक है ना। तो ये है आपका इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, विलेय और विलायक। तो जो सॉल्यूशन है वो किससे बनता है, विलेय और विलायक के आपस में मिलने से होता है। यानी कि सॉल्यूशन के अंदर जो है वो सॉल्वेंट और सॉल्यूट आपस में मिल जाते हैं, सॉल्यूट को सॉल्यूशन में मिक्स कर दें और वो पूरी तरीके से इस प्रकार से मिक्स होते हैं, हो जाता है कि विलयन के अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं, उनको सेपरेट नहीं कर सकते, उनको बता नहीं सकते हैं कि फिर कौन सा पार्टिकल किस चीज का है। ठीक है। तो ये है आपका सॉल्यूशन या विलयन जिसको आप कहते हैं। अब इसमें आता है कि सॉल्यूशन जो है वो किस चीज पर निर्भर करता है। तो जो सॉल्यूशन है विलयन, उसमें विलायक के डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मान जितना अधिक होगा वह उतना अच्छा विलायक माना जाएगा, अच्छा विलायक या सॉल्वेंट माना जाएगा। ठीक है। तो जिस सॉल्वेंट का जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा वो क्या होगा, विलायक होगा, सॉल्वेंट होगा, यानी उतनी ज्यादा चीजों को वो अपने आप में घोल सकेगा या उसको उतनी ज्यादा चीजें उसमें घुल सकेंगी। तो उसके लिए जैसे कि आप हम एग्जांपल के तौर पे लेते हैं जल। तो जल में का जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उसका मान सर्वाधिक या बहुत ज्यादा होता है, तो इसीलिए इसको कहा जाता है सार्वत्रिक नियतांक, सार्वत्रिक विलायक, या इसको कहते हैं यूनिवर्सल सॉल्वेंट, यूनिवर्सल सॉल्वेंट। ठीक है। तो जल को यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उसका मान बहुत ज्यादा होता है और ये ज्यादातर जो चीजें हैं वो उसको घोल लेता है, तो इसीलिए ज्यादातर चीजों के साथ सॉल्यूशन ये बना लेता है, तो इसीलिए इसको आपका यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है। ठीक है। तो समझ गए होंगे अब आप लोग। चलिए अब इसमें कुछ और चीजें जान लेते हैं। तो आगे है दोस्तों, हमने विलयन पढ़ा, विलेय, विलायक। अब हम बात करेंगे संतृप्त विलयन या सैचुरेटेड सॉल्यूशन। संतृप्त का मतलब होता है सैचुरेटेड। ठीक है। और दूसरा होता है असंतृप्त विलयन, जिसको हम कहते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है। तो ये दो चीजें क्या होती हैं, नाम से देखिए, संतृप्त या तृप्त, जो चीज जिसका पेट भर चुका है उसको कहता है तृप्त हो गया। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होगा जिसमें विलेय की अधिकतम मात्रा घुली हुई हो, अधिकतम मात्रा घुली हो। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे अगर मैं एक गिलास में पानी लूं, 1 लीटर पानी लिया सपोज, तो उसमें मैं सॉल्यूट को घोलूंगा, विलेय को घोलूंगा, तो वो एक निश्चित सीमा तक घुलेगा, यानी कि 1 चम्मच, 2 चम्मच, 3 चम्मच, 4 चम्मच। ऐसा नहीं कि आप सॉल्यूट मिलाते जाएंगे वो घुलता जाएगा, ऐसा नहीं होगा। एक ऐसी स्थिति आएगी जहां पर उसमें जो सॉल्यूट है वो घुलना बंद हो जाएगा, उसमें उसका वो घुलेगा ही नहीं। तो वो स्थिति कौन सी हो गई,
कि वो विलयन अब सैचुरेटेड हो चुका है, संतृप्त हो चुका है, इससे अधिक मात्रा उसमें विलय की नहीं घोली जा सकती। तो इस प्रकार का जो विलयन है जिसमें विलय की अधिकतम मात्रा घुली हुई है ऑलरेडी, तो वो क्या कहलाएगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होगा, जिसमें विलय की या सॉल्यूट की और अधिक मात्रा को घोला जा सके। ठीक है, यानी कि जितना अभी घोला जा चुका है उसके परे भी जाके, मतलब उसमें और ज्यादा संभावनाएं हैं और सॉल्यूट को घुलने की संभावना है। ठीक है, तो ये है आपका संतृप्त और असंतृप्त विलयन, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, आपको याद रखना। आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे सॉल्युबिलिटी या विलेयता की, विलेयता या सॉल्युबिलिटी। ठीक है, तो विलेयता या सॉल्युबिलिटी का क्या मतलब होता है कि पर 100 ग्राम ऑफ जो सॉल्वेंट है उसमें घुली हुई विलेय की मात्रा। ठीक है, तो 100 ग्राम विलायक या सॉल्वेंट में घुली हुई विलेय या सॉल्यूट की मात्रा जब ताप स्थिर हो। ठीक है, यानी कि टेम्परेचर का कांस्टेंट रहना जरूरी है। सपोज T डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर 100 ग्राम ऑफ वाटर 100 नहीं लेते हैं, फॉर्मूला बना रहे हैं तो W लेते हैं। कैपिटल W ग्राम ऑफ वाटर है, तो ये क्या है, सॉल्वेंट, और इसमें कोई भी सॉल्यूट वो स्मॉल w ग्राम घुला है, यानी कि जो सॉल्यूट है वो स्मॉल w ग्राम घुला हुआ है और वाटर की मात्रा कितनी है, कैपिटल W। तो जो सॉल्युबिलिटी है, सॉल्युबिलिटी उसको कैसे निकालेंगे, स्मॉल w अपॉन कैपिटल W इंटू 100। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, विलेय की जो मात्रा है वो अपॉन विलायक की मात्रा इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उस तरीके से हमारे पास सॉल्युबिलिटी आ जाएगी कि कितने परसेंट सॉल्यूशन है। आपने सुना होगा 10% सॉल्यूशन, है ना। तो 10% सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि 10 ग्राम ऑफ, जैसे मैं बोलूं कि ये 10% सॉल्यूशन ऑफ शुगर है, तो इसका मतलब 10 ग्राम जो शुगर है वो 100 ml वाटर में घुला हुआ है या 100 ग्राम वाटर में घुला हुआ है। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम बताते हैं सॉल्युबिलिटी या विलेयता को। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। चलिए अब हम बात करेंगे विलयन का सांद्रण या कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो कंसंट्रेशन क्या होती है, कंसंट्रेशन जो है इसका मतलब होता है कि जो विलेय है, विलेय पदार्थ की कितनी मात्रा किसमें,
पर इकाई मतलब पर यूनिट कितनी जो मात्रा है वो विलेय की विलायक में घुली हुई है, उसको उसका क्या कहेंगे, कंसंट्रेशन और या सांद्रण कहेंगे। और इसी के आधार पर जो है वो दो भागों में, दो प्रकार के फिर हो जाते हैं सॉल्यूशन। एक होता है आपका जिसको आप कहते हैं सांद्र विलयन या कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। और दूसरा होता है आपका तनु विलयन जिसको आप कहते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन, ठीक है। तो सांद्र विलयन क्या होगा, जिसमें विलेय ऐसा विलायक जिसमें विलेय की ज्यादा मात्रा घुली हुई है, यानी कि वो काफी गाढ़ा सॉल्यूशन है। सपोज 1 लीटर का सॉल्यूशन है, 1 लीटर के सॉल्यूशन में आपका 500 ग्राम जो है वो विलेय घुला हुआ है। तो उस स्थिति में जो विलयन बनेगा वो कैसा होगा, कंसंट्रेटेड, यानी कि विलेय की अधिक मात्रा घुली हो, ठीक है। दूसरा जो सॉल्यूशन बनता है वो है तनु सॉल्यूशन, जब विलेय की है वो बहुत कम मात्रा क्या हो, विलयन में घुली हुई, समझ गए। अब सपोज मैं अगर एक 500 लीटर की टंकी लेता हूं जो आपकी छत पे लगी हुई है और उसमें मैं एक पैकेट नमक को डाल देता हूं, तो क्या होगा, किस प्रकार का जो सॉल्यूशन बनेगा, वो बनेगा तनु सॉल्यूशन या डाइल्यूट सॉल्यूशन। क्यों, क्योंकि जो है वो विलायक वो बहुत ज्यादा है, सॉल्वेंट बहुत ज्यादा है और उसमें हमने जो सॉल्यूट मिलाया वो क्या है, बहुत ही कम है। तो उस स्थिति में जो पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे, बहुत दूर दूर होंगे, और जो सॉल्यूशन होगा वो कैसा होगा, डाइल्यूट होगा, बहुत ही ज्यादा माइल्ड सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो इसलिए इसको कहते हैं कि विलेय की कम मात्रा घुली हो, ठीक है। तो ये इस प्रकार का भाई सॉल्यूशन जो है वो तनु विलयन कहलाता है। तो अब आप समझ गए हैं कि कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट सॉल्यूशन में क्या अंतर होता है। कंसंट्रेटेड का मतलब बहुत ज्यादा विलेय उसमें घुला हो, और डाइल्यूट का मतलब उसमें बहुत कम विलेय बहुत बड़े अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में घुला हुआ, ठीक है। तो ये है आपका कंसंट्रेशन। नेक्स्ट, अब जो विलयन है उसके प्रकार देख लेते हैं भाई। विलयन के विलयन के प्रकार, तो जो ये विलयन के प्रकार हम पढ़ेंगे ये किसके आधार पर पढ़ेंगे, कणों के साइज के आधार पर, और उसके आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। निलंबन, ठीक है, दूसरा होता है कोलाइड, और तीसरा होता है वास्तविक विलयन। इंग्लिश में लिख देता हूं, ये होता है सस्पेंशन, ये होता है आपका कोलॉइड या कोलॉइडल सॉल्यूशन बोल सकते हैं आप, कोलॉइडल सॉल्यूशन, और ये होता है आपका ट्रू सॉल्यूशन, ठीक है। तो एक इन तीनों को हम कंपैरेटिवली पढ़ेंगे तो ज्यादा ही सही है ना। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि तीनों जो है सस्पेंशन उसमें मुख्य अंतर क्या है। मुख्य अंतर ये है कि जो निलंबन और कोलाइड है ये दोनों ही कैसे सॉल्यूशन है, बिस्मांग सॉल्यूशन, बिस्मांग विलयन है इन दोनों, या हेट्रोजीनियस, ये भी बिस्मांग और ये समांग या होमोजीनियस, ठीक है। तो ये सबसे पहला अंतर है तीनों प्रकार के सॉल्यूशन में। अगर मैं पार्टिकल साइज की बात करूं तो सबसे बड़े जो पार्टिकल होते हैं वो किसके होते हैं, इसी के होते हैं, निलंबन की। तो कितने होंगे, 10⁻⁻⁵ सेंटीमीटर
या उससे उससे अधिक होते हैं। ये कितने होते हैं? 10⁻⁻5 सेंटीमीटर से 10⁻⁻7 सेंटीमीटर, इनके बीच में जो है वो पार्टिकल साइज जो होगा वो किसका होगा? कोलाइड का होगा। और 10⁻⁻7 या से 10⁻⁸, मतलब लगभग इतना सेंटीमीटर जो होगा वो किसका होगा? ट्रू सॉल्यूशन का होगा। ठीक है, तो ये दूसरा प्रमुख अंतर है इसमें साइज के अनुसार। तीसरा, जो निलंबन के पार्टिकल्स हैं उसको नग्न आंखों से देखा जा सकता है, नग्न आंखों से देखा जा सकता है। ठीक है, नग्न आंखों से मतलब हम नॉर्मली देख सकते हैं, उसके जो पार्टिकल्स हैं उनको देख सकते हैं, इस प्रकार का सॉल्यूशन है। अगर मैं इसकी बात करूं कोलाइडल की, तो कोलाइडल के जो सॉल्यूशन है उसको हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते, बल्कि माइक्रोस्कोप की सहायता से देख सकते हैं। ठीक है, और अगर मैं वास्तविक सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन की बात करूं, तो ये इसके कण जो है वो कण आपस में इस प्रकार मिल जाते हैं, ताकि आप समझ गए कि उनमें विभेद करना मुश्किल होता है। ठीक है, तो अब एग्जाम्पल समझ लिए, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल में आप जब हम निलंबन की बात करते हैं तो ये होता है आपका नदी का गंदा पानी, यानी कि कोई नदी अगर गंदी नदी बह रही है तो उसका जो पानी है वो क्या है? एक सस्पेंशन है। या आप नॉर्मली किसी गिलास में मिट्टी को डाल के उसमें घोल दें तो वो क्या बन जाएगा? सस्पेंशन बन जाएगा, एक निलंबन बन जाएगा। इसका जो एग्जाम्पल है वो है, इसका एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कोलाइड का, तो वो क्या है? दूध, रक्त, ब्लड। ठीक है, तो ये जो रक्त और भाई जो नदी का गंदा पानी है या सस्पेंशन, उसके पार्टिकल्स तो आप साफ तरीके से देख सकते हैं, या थोड़ी देर अगर आप छोड़ दो तो बैठ जाएंगे नीचे, वो दिख जाएंगे, अलग अलग हो सकते हैं। अब जो ये दूध और रक्त है ये भी क्या है? एक बिस्मांग सॉल्यूशन है, ये पूरी तरीके से होमोजीनियस नहीं है, लेकिन वो उसमें दिखता नहीं है। ठीक है, वो दिखेगा कैसे? माइक्रोस्कोप की सहायता से। जब आप वाटर ब्लड है उसको माइक्रोस्कोप की सहायता से देखेंगे तब उसमें अलग अलग चीज़ें, जैसे कि आपका जो प्लेटलेट्स होती हैं, रेड ब्लड सेल्स होती हैं, वाइट ब्लड सेल्स होती हैं, ये सब अलग अलग दिखेंगी। ये कब दिखेगी? जब आप माइक्रोस्कोप की सहायता से देखेंगे, वैसे सामान्यतः ये नहीं दिखेंगे। तो इसलिए ये कोलाइडल सॉल्यूशन कहलाता है। इसके पार्टिकल का साइज इतना इतना होता है, 10⁵ से 10⁻⁻ सेंटीमीटर के बीच। अब जो वास्तविक सॉल्यूशन है, इसमें मैं आपको एग्जांपल पहले ही बता चुका हूं कि होमोजेनियस सॉल्यूशन जो है वो वास्तविक होता है, यानी कि आप अगर बोलें नमक का जल में विलयन, ठीक है, तो इस प्रकार का जो विलयन होगा वो आपका वास्तविक सॉल्यूशन होगा, ट्रू सॉल्यूशन होगा। ठीक है, अगर हम एक और एक डिफरेंस की बात करें, तो अगर हम फिल्टर पेपर यूज करते हैं तो फिल्टर पेपर से ये वाले जो सस्पेंशन के कण ये पार नहीं होंगे। किससे? फिल्टर पेपर से। कोलोइडल के कण जो है वो पार हो जाएंगे, आसानी से फिल्टर पेपर से पार हो जाएंगे, और वास्तविक सॉल्यूशन के भी पार हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये है भाई आपके निलंबन, कोलाइड एंड ट्रू सॉल्यूशन, जिसमें कि जो होमोजीनियस है वो केवल एकमात्र ट्रू सॉल्यूशन होता है, बाकी दोनों हेटेरोजीनियस होते हैं। और कोलाइडल सॉल्यूशन का एक और एग्जांपल आप देख सकते हैं, क्या? आपका जो जेल होता है वो होता है, ठीक है, और जो आपका कोहरा होता है, तो कोहरा जो है वो भी कोलाइडल का एग्जांपल है। जबकि अगर वायु में धुआं है, यहां पे लिख देता हूं मैं, वायु
में धुआं और उसके साथ डस्ट पार्टिकल्स उड़ रहे हैं तो वो इसका सस्पेंशन का एग्जाम्पल होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये भाई 3 प्रकार के एग्जाम्पल होते सॉल्यूशन होते हैं इन बेस्ड ऑफ द पार्टिकल्स। ठीक है, तो समझ गए आप लोग। चलिए आगे चलते हैं। आगे हम बात करेंगे गैसों के नियम, गैसों के नियम या गैस लॉ। ठीक है, तो गैसों के नियम में सबसे पहले होता है बायल का नियम या बॉयल्स लॉ। ठीक है, तो बॉयल्स लॉ जो है या बॉयल का जो नियम है वो गैसों से संबंधित जो है प्रथम नियम है। तो जो बॉयल का नियम कहता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर किसी भी गैस का जो दाब होता है उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं, अगर कांस्टेंट टेम्परेचर यानी कि जो तापमान है अगर निश्चित हो यानी फिक्स कर दिया जाए, उस स्थिति में जो किसी भी गैस का जो लगने वाला प्रेशर होगा P वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा V, यानी कि उसके आयतन के। V क्या है? आयतन या वॉल्यूम, समझ गए ना। तो जो V है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा इसके V के। इसका मतलब क्या होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल? पहले तो आप लोगों को पता होगा, नहीं तो मैं बता देता हूं। यानी कि इसका मतलब होता है कि अगर V इंक्रीज होगा तो P डिक्रीज होगा, P अगर इंक्रीज होगा तो V डिक्रीज होगा, यानी ये एक दूसरे के अपोजिट हो गए। ठीक है, अब जब आपको पता है कि प्रोपोर्शनल साइन हटेगा तो यहां पर क्या आएगा? एक कांस्टेंट आएगा, तो P बराबर क्या हो जाएगा? K अपॉन V। या अगर मैं इसको इधर पहुंचा दूं तो उस स्थिति में क्या लिख सकता हूं मैं? P इंटू V बराबर K, है ना। P इंटू V। अगर मैं बोलूं कि प्राइमरी जो प्रेशर है वो P1 है और सेकेंडरी जो वॉल्यूम प्राइमरी वॉल्यूम है वो V1 है, और सेकेंडरी जो प्रेशर है लास्ट प्रेशर वो P2 है और वॉल्यूम V2 है, तो दोनों के दोनों किसके के इक्वल होंगे? K यानी कांस्टेंट के इक्वल होंगे, तो उन दोनों को भी हमें इक्वल लिख सकता हूं। तो इस तरीके से मैं लिख सकता हूं P1 V1 इक्वल्स टू P2 इंटू V2, है ना। यानी कि एट कांस्टेंट प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर जो प्रेशर इंटू वॉल्यूम, इनका जो गुणनफल है वो हमेशा निश्चित रहता है। ये किसने बोला है? बॉयल्स ने अपने नियम में बोला है। ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर और वॉल्यूम दोनों का ही जो गुणनफल है वो नियत रहता है। ठीक है, तो ये है आपका बॉयल का नियम। नेक्स्ट जो है वो है चार्ल्स का नियम। चार्ल्स लॉ। चार्ल्स ने क्या बोला? चार्ल्स के नियम के अनुसार एट कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ एनी गैस इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है ना, तो यहां पर मैं लिख लेता हूं एट कांस्टेंट प्रेशर यानी कि निश्चित दाब पर, अगर दाब या प्रेशर फिक्स हो, P ये फिक्स हो, उस स्थिति में किसी भी गैस का जो वॉल्यूम या आयतन जिसको हम V से डिनोट करते हैं वो प्रोपोर्शनल होगा किसके? T के या टेम्परेचर के। समझ गए? यानी कि जितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतना वॉल्यूम बढ़ेगा अगर प्रेशर कांस्टेंट हो, और कम करेंगे तो वो भी कम हो जाएगा। ये प्रोपोर्शनल साइन का मतलब होता है कि एक चीज बढ़ेगी तो दूसरा भी बढ़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये है। अब अगर मैं इसमें से प्रोपोर्शनल साइन हटा दूं तो ये क्या होगा? V इक्वल्स टू, यहां पर आपको पता है कांस्टेंट आएगा तो K इंटू T होगा, ऐसे ही होगा। तो
मैं अगेन इसको टी को नीचे ले आता हूं, तो भी अपॉन, ऐसा लिख सकता हूं मैं भी अपॉन टी, तो भी अपॉन टी बराबर मैं के लिख सकता हूं। अगेन मैं अगर इसको ऐसा लिख सकता हूं, v1/t1 इक्वल्स टू v2/t2। ये क्यों लिखा मैंने? क्योंकि जो v1/t1 यानी कि प्राइमरी जो वॉल्यूम है और प्राइमरी टेम्परेचर T1 है वो भी के इक्वल होगा, सेकेंडरी वॉल्यूम और जो टेम्परेचर वो भी के इक्वल होगा। जब दोनों ही के इक्वल है तो आपस में भी इक्वल होंगे, तो इसलिए v1/t1 इक्वल टू v2/t2। तो ये जो नियम है ये है चार्ल्स का नियम, चार्ल्स लॉ। उसने बोला कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, जबकि प्रेशर निश्चित हो, तो उस स्थिति में वॉल्यूम टी के बराबर होता है। ठीक है, ऐसे ही तीसरा जो नियम गैस का आता है वो है प्रेशर का नियम, दाब का नियम, दाब का नियम जिसको आप कहते हैं प्रेशर लॉ। तो प्रेशर लॉ के अंदर भाई ये चीज याद रखनी है आप लोगों को कि जो प्रेशर लॉ है वो कहता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर जो V है यानी कि वॉल्यूम है वो प्रोपोर्शनल होता है किसके? प्रेशर। समझ गए? अभी तक तो हमने बात की चार्ल्स लॉ में कि V प्रोपोर्शनल टू T, इसमें हम बात करेंगे V प्रोपोर्शनल टू P यानी प्रेशर। ठीक है, P V प्रोपोर्शनल टू P, और उसमें हमने बात की V प्रोपोर्शनल टू किससे? इससे पहले वाले लॉ में हमने बात की V प्रोपोर्शनल टू T। तो इस तरीके से हम क्या लिख सकते हैं, जब V T के प्रोपोर्शनल है पहले लॉ से, ये V P के प्रोपोर्शनल है इस लॉ से, तो हम ये भी लिख सकते हैं कि जो वॉल्यूम है वो प्रोपोर्शनल है किसके? T के या टेम्परेचर के। समझ गए? एट कांस्टेंट P प्रेशर। ओके, P प्रोपोर्शनल टू T है, सॉरी, एट कांस्टेंट V वॉल्यूम P प्रोपोर्शनल टू T, या इसको हम P/T इक्वल टू K लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये तीन नियम आपके हो गए। अब इन तीन नियमों की सहायता से हम क्या करेंगे, गैस का नियम निकालेंगे जिसको हम कहते हैं गैस लॉ। गैस का नियम, गैस लॉ। ठीक है, तो भाई हमने ये देख लिया कि P जो है वो ये होता है ना, PV/NRT, है ना। तो ये कहां से आएगा आपका? हाँ, तो जो हमने बहुत सारे नियम है उन्हीं को सबको आपस में मर्ज कर लेंगे। जो नियम हमने पढ़े हैं वो है P प्रोपोर्शनल होता है किसके? आपके T के। ठीक है, और दूसरा हमने जो नियम पढ़ा है वो P प्रोपोर्शनल टू 1/V के। दोनों को जोड़ दो, तो दोनों को मैं अगर जोड़ दूं तो क्या लिख सकता हूँ? P प्रोपोर्शनल टू T/V। ये और ये जोड़ दिए मैंने, फर्स्ट और सेकंड, ये दोनों जोड़ दिए, तो ये बन गया आपका। अगर मैं प्रोपोर्शनल साइन हटाऊं तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आता है वो है R, तो ये हो गया P इक्वल टू RT/V। V को मैं यहाँ ले जा सकता हूँ, तो ये हो जाएगा क्या? PV इक्वल टू RT, है ना। और अगर मैं N मोल गैस के लिए गैस पर यह नियम लागू करूं, मतलब N मोल गैस पर अप्लाई करूं, तो ये हो जाएगा आपका PV इक्वल टू NRT। समझ गए? यही आपका गैस का नियम है, गैस लॉ है, PV इक्वल टू NRT, जहां पर जो R है वो क्या है? गैस कांस्टेंट। ठीक है, तो आप समझ गए कि हमने क्या किया, दोनों नियमों को मिक्स कर दिया। दोनों जो नियम है वो कहते हैं P प्रोपोर्शनल टू T और P प्रोपोर्शनल टू 1/V, या V प्रोपोर्शनल टू P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इन दोनों को ऐड कर दिया तो क्या होगा? P प्रोपोर्शनल टू T/V, क्योंकि T ऊपर था V नीचे था, हमने कांस्टेंट हटाया, वहां पर एक ये प्रोपोर्शनल हटाया तो क्या कांस्टेंट आया, वो है R गैस कांस्टेंट। तो P इक्वल टू हो जाएगा RT/V, V को इधर ले गए तो PV RT हो गया,
और अगर n मोलिक्यूल के निकालेंगे तो BV इक्वल टू NR। ठीक है, तो इस तरीके से हमने गैस का जो नियम है वो तीनों नियमों को मिक्स करके निकाल लिया है। ठीक है, तो ये है आपका गैस के नियम। तो काफी हद तक आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, इसके बाद भाई लास्ट हम एक चीज और रह गई इसमें, वो देख लेते हैं, वो है परम ताप स्केल। परम ताप पैमाना या एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल। तो जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, वैसे जो टेम्परेचर स्केल है वो कहां से शुरू होता है, 0 डिग्री से, लेकिन जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर का स्केल है वो -273 डिग्री से शुरू होता है। यानी ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, यानी कि अगर कोई भी जो आपको पता है कि SI यूनिट क्या है टेम्परेचर की, केल्विन है। अगर आपको निकालना है कि 100 डिग्री सेल्सियस, इसको केल्विन में बदल दिए तो कितना होगा, 100 डिग्री सेल्सियस प्लस 273। क्यों, यानी ये कितना हो जाएगा, 373 डिग्री सेल्सियस होगा। अगर 100 डिग्री दे रखा है टेम्परेचर तो उसमें केल्विन को ये इतना केल्विन हो जाएगा। क्योंकि केल्विन जो पैमाना है वो 273 -273 से शुरू होता है, न कि यहाँ पे 0 है, 0 से शुरू नहीं होता है। -273 डिग्री से आगे बढ़ता है। और बाकी जो पैमाने हैं, डिग्री सेल्सियस हो गया, फ़ारेनहाइट हो गया, वो 0 डिग्री से आगे बढ़ते हैं। ये मैंने आपको बता दिया था। मैंने आपको बताया था कि सेल्सियस जो पैमाना है वो, उसमें जो मानक टेम्परेचर होता है जो मनुष्य के शरीर का, वो कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। और फ़ारेनहाइट में कितना बताया था, 98.2 डिग्री सेल्सियस। यानी कि इतना होना चाहिए, इससे ऊपर नीचे होगा तो गड़बड़ है। और केल्विन जो है वो -273 डिग्री सेल्सियस से शुरू होता है। यानी कि अगर आपको कहीं पे भी डिग्री को केल्विन में कन्वर्ट करना है तो क्या जोड़ना पड़ेगा, 273 जोड़ना पड़ेगा या 273 घटाना पड़ेगा। समझ गए? तो ये है आपका परम ताप टेम्परेचर का स्केल, एब्सोल्यूट टेम्परेचर का स्केल या केल्विन स्केल जिसको आप कहें। ठीक है, तो ये है आज का हमारा चैप्टर सॉल्यूशन एंड गैस लॉ। ठीक है, तो देख लेते हैं हम क्या क्या कर रखे हैं अभी तक। हमने बिलियन पढ़ा, ठीक है, सॉल्यूशन पढ़ा। बिलियन के अंदर हमने फिर उसके घटक दल पढ़े, विलेय और विलायक। फिर हमने पढ़ा कि जो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड है वो किस प्रकार के सॉल्यूशन होते हैं। फिर हमने बिलियन या सॉल्यूशन पढ़ा, फिर हमने उनकी सॉल्युबिलिटी चेक की। फिर हमने बिलियन में देखा कि कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कैसे होते हैं, जो अधिक मात्रा में विलेय को घुले होते हैं। उसके बाद डाइल्यूट सॉल्यूशन, जो कम मात्रा में विलेय को मात्रा को घुले हुए होते हैं। फिर हमने 3 टाइप जो है पार्टिकल्स के आधार पर पढ़े, कोलाइड, निलंबन और आपके ट्रू सॉल्यूशंस। उसके बाद हमने बात की वास्तविक सॉल्यूशन या ये हमने बात की, उसका हमने गैस लॉ की बात की। ठीक है, तो ये है आपका आज का चैप्टर। तो ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से आप बने रहिए, हम साथ के साथ टॉपिक वाइज जो है चीज़ों को पढ़ते जा रहे हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और थोड़ा बहुत आप घर पे देखेंगे तो आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट जो क्लास पढ़ेंगे वो आपके केमिस्ट्री की पढ़ेंगे, फिजिक्स की पढ़ेंगे, सॉरी। ठीक है, इसके साथ मैं क्या कर रहा हूँ, CDP चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, जो लोग CTET वगैरह और टीचिंग एग्जाम्स के प्रिपरेशन के लिए वो चीज़ पढ़ना चाहते हैं तो वो भी पढ़ सकते हैं। उसकी भी मैं वीडियो लेक्चर्स आपको उपलब्ध कराऊंगा। ठीक है, तो इसी तरीके से बने रहिए दोस्तों। ठीक है, थैंक यू।